सपोज कर लो डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज में आगे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन है। हमारे ब्लू वाले स्ट्रैंड पे कुछ ऐसे एरियाज है डीएनए में जिन एरियाज में आगे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन है, और ये वाला स्ट्रैंड कहलाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। वो वाला स्ट्रैंड जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, या वो स्ट्रैंड जिनमें जेनेटिक कोड्स या ट्रिपलेट्स होते हैं, वो होता है एंटीसेंस स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड। ये वो स्ट्रैंड है जिस स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए का स्ट्रैंड जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन आगे पास करता है। और वो उस स्ट्रैंड का वो हिस्सा जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, वो हिस्सा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और जो ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है दैट इज द सेंस स्ट्रैंड, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं होती। और अगर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो पहले ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स खुलेंगे। डीएनए उस जगह से खुलेगा जिस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और उसको आगे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन देनी है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स उस जगह से खुलेंगे। जैसे पूरा का पूरा स्ट्रैंड है, जहां जहां ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वहां से वो खुलेगा। और फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के सामने सामने बनेगा एमआरएनए, और वो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेगा और वो एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप बना लो, वो नॉर्मल सा है। मान लो ये डीएनए का वो हिस्सा है, डीएनए के वो दो स्ट्रैंड्स हैं, वो हिस्सा है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में जाएगी। ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और नीचे वाला दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन आगे पास होगी। उसमें आगे का एरिया है प्रोमोटर, रफली बीच वाला एरिया है स्ट्रक्चरल जीन, और एंड वाला एरिया है टर्मिनेटर। एंड वाला एरिया है टर्मिनेटर। ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूं? ये डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। और ऐसे कई यूनिट्स डीएनए के स्ट्रैंड में हो सकते हैं। ये वो एरियाज है जहां पे वो ट्रिपलेट्स हैं या जेनेटिक कोड्स हैं या वो नाइट्रोजन बेसेस हैं जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये वो एरिया है जिसमें वो जीन्स हैं जो जब खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे the 3 centers of transcription unit are, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 सेंटर्स। जब प्रमोटर वाला एरिया सामने आता है तो तब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चरल जीन का वो एरिया है जो प्रोटीन की चेन को लंबा करता जाता है, और प्रोटीन का बनना तब एंड होता है जब क्या रीड करे जाते हैं, वो नाइट्रोजन बेसेस रीड करे जाते हैं जो किस एरिया में है, टर्मिनेटर में। तो प्रमोटर वाले जगह से जब इंफॉर्मेशन रीड होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, ये पूरी प्रोटीन सिंथेसिस है। और टर्मिनेटर वाले एरिया से जब इंफॉर्मेशन रीड होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है। तो 3 सेंटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आर, पहला लिखो प्रमोटर, मैं इसको नॉर्मलाइज करवा रही हूं जो आपके एनसीईआरटी में। इट इज अपर पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज अपर पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और इट इज टुवर्ड्स, और ये किस तरफ है, 3 प्राइम एंड की तरफ है, सेंस स्ट्रैंड के 3 डैश एंड की तरफ है प्रमोटर। इट इज टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड।
फिर है बेटा टर्मिनेटर एरिया। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एंड का पार्ट है टर्मिनेटर, लोअर पार्ट है। इट इज लोअर पार्ट ऑफ transcription unit that is towards 5' end of DNA strand। DNA strand का जो 5' end है, उसका जो स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन रखता है, उस स्ट्रैंड के 5' end की तरफ टर्मिनेटर्स होते हैं। और डीएनए के स्ट्रैंड के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के सामने जब एमआरएनए बनता है तो डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए रीड करता है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए के सामने एमआरएनए का बनना, डीएनए की इंफॉर्मेशन का एमआरएनए पे जाना और एमआरएनए का फिर न्यूक्लियस से बाहर चले जाना डीएनए की इंफॉर्मेशन को साथ लेकर। और डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से एमआरएनए फिर प्रोटीन्स को बनाता है, एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करके। और डीएनए के सामने जब एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो एमआरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है। और डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन ट्रिपलेट्स होते हैं, एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, उसके हिसाब से सामने जो एमआरएनए बनता है उसकी बेस पेयरिंग होती है। अगर इधर एडेनाइन है तो एमआरएनए में यूरेसिल रीड होगा, इधर गोनिन है तो इधर साइटोसिन रीड होगा, इधर गोनिन है तो इधर साइटोसिन रीड होगा। फिर एमआरएनए के जो ट्रिपलेट्स बनते हैं ये आगे किसको भेजे जाते हैं? टीआरएनए को। और टीआरएनए इन ट्रिपलेट्स के हिसाब से एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करता है। तो डीएनए से बेस पेयरिंग होना एमआरएनए को, डीएनए का बेस पेयर होना एमआरएनए को, फिर एमआरएनए का निकल जाना, बाहर चले जाना, इज ट्रांसक्रिप्शन। तो अब तुम शुरू करो, एक लाइन और लिखो। ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस इन 5' to 3' डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए जो बनता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है, इसलिए उसके सामने वाला डीएनए का स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करा जाता है। So DNA strand with 3 end to 5 end direction is template strand. अब एक ना रफ चीज बना लो जो मैं बना रही हूँ। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ये तुम्हें ना मैं ऐसे समझा रही हूँ कि बस तुम्हें दिमाग में चला जाए, जैसे बच्चों वाले की तरह, कि ये बस चला जाए तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये जो मैंने ब्लू बॉक्सेस बनाए हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स है, वो एरियाज जहां पे वो जेनेटिक कोड्स या ट्रिपलेट्स हैं या वो जीन्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन रखते हैं। और फिर आप लिखो इसके सामने at specific sites या at particular segments डीएनए के स्ट्रैंड के कुछ कुछ एरियाज में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स are ready to be transcribed. Transcription units are ready to be transcribed. कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे या सेगमेंट्स पे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी होते हैं, यानी कि इस चीज के लिए रेडी होते हैं कि इनके सामने एमआरएनए बन जाए और इसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर न्यूक्लियस से बाहर चला जाए और प्रोटीन्स बनाए। हेडिंग डालो 12th क्लास, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए का वो एरिया, ये डीएनए का वो एरिया जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, और इसके सामने ये प्रमोटर एरिया, ये टर्मिनेटर एरिया, यहां से बनना शुरू होगा, पहले बनना शुरू होगा एमआरएनए। फिर वो एमआरएनए डीएनए के इस एरिया के साथ बेस पेयरिंग करेगा। तो पहले लिखना शुरू करो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम binds to promoter area, promoter area से mRNA बनना शुरू होगा, binds to promoter area of transcription unit, of transcription unit, और फिर ये RNA polymerase enzyme DNA के सामने mRNA बनाना शुरू करेगा। लिखो, this initiates फॉर्मेशन ऑफ mRNA। अब डीएनए के सामने mRNA बनना शुरू होगा, दिस इनिशिएट्स फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। और जैसे जैसे mRNA बनता जाएगा, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस mRNA के साथ बेस पेयरिंग करते जाएंगे। और डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं? 3-3 के ग्रुप में, ट्रिपलेट्स। This initiates formation of mRNA and transcription begins. लिखो, mRNA चेन, जो mRNA बनता है वो लंबा होता जाता है डीएनए के सामने। अब लिखो, mRNA चेन इलोंगेट्स, यानी कि mRNA का साइज लंबा होता जाता है। mRNA elongates in front of DNA segment. mRNA chain elongates in front of DNA segment of after opening of DNA helix. After opening of DNA helix, सुनो मैं क्या बोल रही हूं। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं पहले से, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं। पहले डीएनए इस जगह से ओपन होगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं, और फिर उनके उस डीएनए के सामने एमआरएनए बनना शुरू होगा। ये मेरा मतलब है कि पहले डीएनए का हेलिक्स ओपन होगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, यानी कि डीएनए के हिस्से से एमआरएनए में इंफॉर्मेशन पास होगी, यानी कि डीएनए के सामने एमआरएनए बनेगा और डीएनए के साथ बेस पेयरिंग होगी। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए के सामने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए को बनाता है। मूव्स अलोंग डीएनए सेगमेंट, मूव्स अलोंग डीएनए सेगमेंट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव्स अलोंग डीएनए सेगमेंट। ये आरएनए का एंजाइम इस डीएनए के सेगमेंट को रीड करता जाता है और एमआरएनए बनाता जाता है, और एमआरएनए को डीएनए से बेस पेयर करता जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव्स अलोंग डीएनए सेगमेंट causing elongation of mRNA, causing elongation of mRNA। एक टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज उतना, एक टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के सामने उतना एमआरएनए बनाता है जितने एमआरएनए में नियर अबाउट 30 बेस पेयर्स होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 सेकंड में उतना डीएनए के सामने उतना नया डीएनए बना रहा था जितने डीएनए में अराउंड 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्पीड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से थोड़ी कम है। आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में। तो एंजाइम मूव्स अलोंग डीएनए सेगमेंट कॉजिंग इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए। फिर लिखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के सामने आरएनए बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
works at speed of making 30 nucleotides per second. Works at speed of making 30 nucleotides per second. और जब टर्मिनल यूनिट आ जाता है, ये टर्मिनल एरिया आ जाता है, टर्मिनेटर आ जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम उसके सामने एमआरएनए बनाना बंद कर देता है. अब इसमें लिखो, when RNA polymerase enzyme encounters टर्मिनल रीजन, और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर, तो मतलब अब डीएनए के सामने आरएनए बनना बंद हो जाए. When RNA polymerase enzyme encounters terminal region and rho factor, then mRNA chain is stopped forming, और फिर mRNA चेन बनना बंद हो जाती है. तो अब डीएनए के इस एरिया के सामने एमआरएनए बन गया. अब एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, लेकिन एमआरएनए जो अभी नया नया बना है वो ऐसे ही न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जाते जाते एमआरएनए किसी भी चीज से रिएक्ट कर सकता है. तो ये जो नया एमआरएनए बना है इसमें अब 3 चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर चला जाए. अब लिखो, दिस न्यू एमआरएनए, ये जो नया एमआरएनए बना है डीएनए के सामने, जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन डीएनए से ले चुका है, दिस न्यू एमआरएनए इज कॉल्ड, इस नए एमआरएनए को कहते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए. हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, जो डीएनए के सामने ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एरिया, और उसके सामने बना एमआरएनए. ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस के बाहर जाना है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जाने से पहले एमआरएनए में 3 चेंजेस किए जाते हैं, और ये जो अभी नया एमआरएनए बना है इसको कहते हैं एचएनआरएनए. अब लिखो, दिस एचएनआरएनए इज this HNRNA will undergo 3 processes before it moves out of nucleus. तो फोन कर दिया. This HNRNA will undergo 3 processes before it moves out of nucleus. ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए में 3 प्रोसेसेस होंगे न्यूक्लियस के बाहर जाने से पहले. और भाई ये 3 प्रोसेसेस हैं. पहला लिखो, स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. आपको इन तीनों प्रोसेसेस में से कोई भी टीचर शॉर्ट आंसर्स में अलग से भी पूछ सकती है. स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. दूसरा, कैपिंग ऑफ एमआरएनए एट 5 प्राइम एंड. जो नया एमआरएनए बना है उसके 5' एंड की तरफ से एमआरएनए को कवर करा जाता है, ताकि एमआरएनए बाहर जाते हुए उसका जो स्टार्टिंग है, जो उसका इनिशियल एंड है, वो किसी से रिएक्ट ना करे. अभी इसका बता रही हूं मैं आपको. और फिर है टेलिंग, और एमआरएनए की पूंछ को, एमआरएनए के एंड को भी कवर करा जाता है ताकि न्यूक्लियस से बाहर जाते हुए वो किसी से रिएक्ट ना करे और डीएनए की इंफॉर्मेशन को लूज ना करे. टेलिंग ऑफ एमआरएनए
at 3' end. Tailing of mRNA at 3' end. ये 3 चेंजेस करे जाते हैं उस mRNA में जो DNA के सामने बना है और जिसने DNA से इंफॉर्मेशन ले ली है, और अब इस mRNA को न्यूक्लियस के बाहर जाना है। अब सबसे पहले लिखो फर्स्ट प्रोसेस और हेडिंग डालो स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA। स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA, ये नया बना mRNA, ये नया mRNA बना है। दिस इज न्यू mRNA, जिसको हम HNRNA भी बोलते हैं, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। इसके अंदर ना कई फंक्शनल एरियाज हैं और कई नॉन फंक्शनल एरियाज हैं। जो मैं ब्लैक से बना रही हूं वो mRNA के अंदर वो एरियाज हैं जिनमें कोई प्रॉपर और अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉन फंक्शनल एरियाज हैं। तो अब ये है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स कौन है? जो फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। एक्सॉन्स वो हैं जो प्रॉपर एरियाज हैं जिनसे इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, और ये इंट्रॉन्स हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। These are non-coding sequences. इनमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं है। अब क्या होता है, mRNA को बाहर भेजने से पहले इन इंट्रॉन्स को रिमूव करा जाता है। जो एरियाज यूजफुल नहीं है उनको रिमूव करा जाता है, और जो यूजफुल एरियाज हैं यानी कि जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में टाई अप कर दिया जाता है ताकि ये पूरा mRNA फंक्शनल हो जाए। तो जो बीच में ब्लैकिश एरियाज है ना, इंट्रॉन्स, जो नॉन कोडिंग है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते, उनको हटा दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है? उसके 2 तरीके हैं। लिखो स्प्लाइसिंग, इससे ये हो जाता है, स्प्लाइसिंग के बाद ये नॉन स्प्लाइस्ड mRNA, स्प्लाइस्ड mRNA। स्प्लाइसिंग इज डन टू रिमूव introns from mRNA. Splicing is done to remove introns from mRNA and exons are fused together, और जो अच्छे वाले एरियाज हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, and fused together with the help of RNA ligase enzyme। और इन एक्सॉन्स को फिर फ्यूज कर लिया जाता है, अच्छे एरियाज आपस में जुड़ जाते हैं RNA ligase एंजाइम से। ये जो इंट्रॉन्स हैं इनको रिमूव करना है, ये हमें नहीं चाहिए एरियाज। तो कई बार तो कुछ ऐसे इंट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोग सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स कहते हैं, जो mRNA से खुद ही रिमूव कर लेते हैं, किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती। ये इंट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो mRNA में खुद बन नहीं सकते और वो एरियाज अपने आप रिमूव हो जाते हैं। और दूसरा है कि हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिनको SNRNP प्रोटीन्स कहा जाता है। ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं mRNA से इंट्रॉन्स को हटाने के लिए, ताकि mRNA में सिर्फ अच्छे वाले एरियाज रह जाएं, ताकि mRNA जब न्यूक्लियस से बाहर जाए तो प्रोटीन्स बना सके। लिखो इसमें, देयर आर सर्टन सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स जो खुद ही mRNA में बने नहीं रहते। देयर आर सर्टन सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स दैट कैटलाइज, ये कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं, खुद ही वहां से डीजनरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, दैट कैटलाइज देयर ओन सेपरेशन फ्रॉम mRNA। ये mRNA से खुद ही अलग हो जाते हैं। अगला लिखो, mRNA को पूंछ से भी कवर करा जाता है, उसकी टेलिंग होती है। थर्ड प्रोसेस,
टेलिंग ऑफ 3' एंड ऑफ mRNA। mRNA के 3' एंड को टेल करा जाता है, कवर करा जाता है, ताकि दूसरा सिरा भी mRNA का सुरक्षित रहे न्यूक्लियस से बाहर जाते हुए। देखो, टेलिंग इज डन बाय पॉली ए सेगमेंट्स। टेलिंग इनके द्वारा करी जाती है, ये कवर करते हैं उसकी पूंछ को। टेलिंग इज डन बाय पॉली ए सेगमेंट्स और बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज या बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज। इसीलिए टेलिंग को कहा जाता है पॉलीएडिनाइलेशन। टेलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीएडिनाइलेशन। एक्चुअली टेल के ऊपर बहुत सारे एडिनाइन बेसिस जुड़ जाते हैं, बहुत सारे एडिनाइन नाइट्रोजन बेसिस जुड़ जाते हैं टेल के साथ और उसको स्टेबल कर देते हैं। लिखो मैनी, नहीं मैनी मत लिखो। अ स्ट्रेच ऑफ, स्ट्रेच मतलब एक स्ट्रेच है, एक बैंड सा। अ स्ट्रेच ऑफ एडिनाइन बेसिस get attached to tail of mRNA। और अब जो प्री mRNA है वो मैच्योर mRNA बन गया है, क्योंकि वो कैप भी हो गया और वो टेल भी हो गया, उसको दोनों एंड से कवर कर लिया गया। अब वो mRNA डीएनए को छोड़कर न्यूक्लियस से बाहर जाने को तैयार है। A stretch of adenine bases get attached to tail of mRNA and finally a is produced। और फाइनली एक मैच्योर mRNA प्रोड्यूस होता है। और टेलिंग भी क्यों होनी चाहिए? वही सेम चीज कि mRNA रास्ते में टूटे नहीं, mRNA स्टेबल रहे। टेलिंग इज नीडेड फॉर mRNA स्टेबिलिटी और ताकि mRNA बाहर निकलकर प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन्स का बनना, अमीनो एसिड्स का इकट्ठा होना और प्रोटीन्स बनना।